इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 6 के बारे में, जहां पे बताया गया है अविवेचन साधारणतः अर्थात जो प्लीडिंग की जाती है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है ना। अगर प्लीडिंग जो होती है अविवेचन, उसके अंतर्गत कोई कथन यदि एक बार पेश कर दिया गया तो उसमें संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, उसमें से जो अविवेचन किए गए हैं उसको काटा जा सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स रूल होंगे उसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, हमारा जो नियम फर्स्ट है, ठीक है ना, रूल फर्स्ट है, यह क्या कहता है, अविवचन। अविवचन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें बताया गया है कि अविवचन से वाद पत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है, ठीक है। तो अविवचन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहला है कि जो प्लेंट होता है वाद पत्र वो आता है, और दूसरा जो अपोजिट पार्टी के द्वारा जो लिखित कथन प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, किसी भी केस में, वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो वाद पत्र है वो आपको बताया गया है ऑर्डर 7 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो लिखित कथन है वो बताया गया है आपका ऑर्डर 8 में, ठीक है, जिसने इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नियम फर्स्ट है उसमें उसके अंतर्गत सिर्फ दो चीज़ें बताई गई हैं कि अविवचन के अंतर्गत वाद पत्र और दूसरा लिखित कथन आता है। उसके बाद है नियम 2। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अविवचन में तात्विक तथ्यों का, ना कि साक्ष्य का कथन होगा। अब तात्विक का मतलब क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो जो अविवचन किया जाता है उसमें तात्विक तथ्यों अर्थात महत्वपूर्ण तथ्यों का ही अब वहाँ पे कथन किया जाएगा। उसमें किसी भी एविडेंस का कथन नहीं होगा कि जिस चीज़ से उसको साबित करने वाले हैं उस फैक्ट को, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होगी। सिर्फ जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। फर्स्ट क्या है कि हर अविवचन में उन तात्विक तथ्यों का जिन पर अविवचन करने वाला पक्षकार यथास्थित अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है, केवल उन तथ्यों का, ना कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा साबित किया जाना है, संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा। अर्थात शॉर्ट में यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है, उनके जो केस हैं, जो भी वाद हैं, उनका फैक्ट क्या है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसको लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी पक्षकार हैं, यदि उनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य प्रकट किया जाता है तो अविवचन में किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसे तथ्यों को जिस साक्ष्य से साबित करना है उस साक्ष्य को उसमें नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। उसके बाद है दूसरा यहाँ पे कि हर अभिवचन आवश्यकता अनुसार पैराओं में विभक्त किया जाएगा, यथाक्रम संख्यांकित किए जाएंगे, और हर अभिकथन सुविधा अनुसार पृथक पैरा में किया जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो अभिवचन किया जाता है, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं जिसमें फैक्ट लिखे होते हैं वो पैराओं में विभक्त किए जाएंगे। अर्थात कोई एक पैरा हो गया, ठीक है ना, इतना, जिसमें एक फैक्ट बता दिया गया, उसके बाद दूसरा पैरा आ गया, पैराग्राफ, उसमें कोई दूसरा बता गया, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, संख्यांकित किए जाएंगे कि फर्स्ट है, ये दूसरा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पे लिखी जाएंगी। उसके बाद है थर्ड, अविवचन में तारीखें, राशियाँ और संख्याएं अंकों और शब्दों में अभिव्यक्त की जाएंगी। अर्थात जो भी तारीख है या फिर राशि है कोई, या फिर संख्या है, उसको अंकों और शब्दों दोनों में लिखना होगा, ठीक है ना, दोनों में अभिव्यक्त करना पड़ेगा वहाँ पर अविवचन में। ये चीज़ें बताई गई हैं आपके रूल सेकंड में। आई होप आपको ये समझ में आया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट अगला रूल है रूल 7, फेरबदल, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन करना। तो किसी अभिवचन में दावे का कोई नया आधार या तथ्य का कोई अभिकथन जो उसका अभिवचन करने के वाले पक्षकार के पूर्वतन अभिवचनों से असंगत हो, बिना संशोधन किए ना तो उठाया जाएगा और ना अंतर्विष्ट होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए जो अभिवचन पहले किए गए थे और उसके बाद कोई नया आधार आता है उनके पास, ठीक है ना, कोई ऐसा तथ्य आता है जो पिछले वाले जो अभिवचन थे उसमें से असंगत है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो संशोधन किए बिना ना तो उसको उठाया जाएगा और ना ही उसमें अंतर्विष्ट किया जाएगा। ये बताया गया है रूल 7 में। इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है नियम 10। नियम 10 क्या बात करता है, विद्वेष, ज्ञान आदि। यहाँ पे क्या है कि जहाँ कहीं किसी व्यक्ति के विद्वेषपूर्ण, कपटपूर्ण आशय, ज्ञान या चित्त की अन्य दशा अभिकथन करना तात्विक है। यदि मान लीजिए उस जो अभिवचन किया गया है वहाँ पे किसी विद्वेषपूर्ण आशय के बारे में, कपटपूर्ण आशय के बारे में,
या फिर किसी ऐसे ज्ञान या फिर चित्त अर्थात किसी स्वास्थ्य से संबंधित कोई दशा अभिकथन करना, ठीक है ना, उसका अभिकथन करना क्या है, महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर उन परिस्थितियों को वर्णित किए बिना जिससे उसका अनुमान किया जाना है, उसे तथ्य के रूप में अभिकथन करना पर्याप्त होगा। अर्थात उसमें शॉर्ट में उसको बता देना ही पर्याप्त होगा कि जो भी आशय था उसका कपटपूर्ण था, विद्वेषपूर्ण था, ठीक है ना, उसके ज्ञान में था, ये सारी चीज़ें क्या की जाएगी उसमें, ये उसका अनुमान लगाने के लिए जितना तथ्य वहाँ पे प्रकट करना हो सिर्फ उतना ही वहाँ पे करना पर्याप्त होगा, अधिक यहाँ पे नहीं लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद है नियम 14। नियम 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना, जहाँ पे बताया गया अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना। अर्थात चाहे वाद पत्र हो, इसके अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, वाद पत्र या लिखित कथन। तो वहाँ पर चाहे वाद पत्र किया गया हो चाहे लिखित कथन किया गया हो, उसको हस्ताक्षरित किया जाना जरूरी है, ठीक है ना। ये बताया गया है आपका रूल 14 में। यहाँ पे है कि हर अभिवचन पक्षकार द्वारा, ठीक है ना, जो भी अभिवचन किए जा रहे हैं पार्टीज के द्वारा, और उनका यदि इस कोई प्लीडर है तो उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, ठीक है। तो पक्षकार के द्वारा और जो उनका कोई प्लीडर है कोई, तो वहाँ पर क्या किया जाए, उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा उस अभिवचन को, वाद पत्र या लिखित कथन को। परंतु यहाँ पे एक प्रोवाइजो बताया गया है कि जहाँ अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य अच्छे हेतु से अभिवचन पर हस्ताक्षर करने के लिए असमर्थ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर तो बता दिया गया कि जो पक्षकार हैं या फिर उनका कोई प्लीडर है तो उनके द्वारा भी क्या किया जाएगा, हस्ताक्षरित किया जाएगा उस अभिवचन को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो अभिवचन करने वाला पक्षकार है, ठीक है ना, उनकी अनुपस्थिति के कारण या फिर किसी ऐसे पर्याप्त हेतु है, ठीक है ना, पर्याप्त कारण है, उसके कारण से वहाँ पे क्या नहीं किया जा सकता, अभिवचन पर हस्ताक्षर करने से असमर्थ हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो भी उनकी ओर से कोई ऐसा हस्ताक्षरित करने के लिए उस वाद पत्र या लिखित कथन को, ठीक है ना, हस्ताक्षरित करने या फिर वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उनके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति भी हस्ताक्षर कर सकता है उनके बिहाफ पे जो इसके लिए प्राधिकृत है, उनको प्राधिकृत किया गया है, उनकी ओर से वाद ला सकते हैं, प्रतिरक्षा कर सकते हैं, तो वहाँ पर उनके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, हस्ताक्षर किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका ऑर्डर 14A। अब यहाँ पे जो नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है ना, तो सूचना की तामील के लिए जो एड्रेस है उसके बारे में बताया गया है आपका नियम 14A। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि पक्षकार द्वारा फाइल किए जाने वाला हर अभिवचन के साथ पक्षकार के पते के बारे में विहित प्रारूप में कथन नियम 14 में उपबंधित रूप से हस्ताक्षरित करके देना होगा। जब भी कोई केस फाइल किया जाता है, ठीक है ना, तो उसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर जब ऐसी सूचना दी जाती है, सूचना की तामील की जाती है, तो वहाँ पर पूरा पक्षकार के एड्रेस के साथ, ठीक है, और जो कथन जो नियम 14 में उपबंध किए गए हैं हस्ताक्षरित करने का, तो वहाँ पर उस हस्ताक्षर के साथ क्या करना होगा, उस वह नोटिस की तामील करनी होगी। उसके बाद ऐसे पते को न्यायालय में सम्यक रूप से भरे गए प्रारूप और सत्यापित याचिका के साथ पक्षकार के नए पते का कथन दाखिल करके समय समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा। अब मान लीजिए जो पक्षकार हैं उनका एड्रेस चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी उसका प्रारूप होगा सम्यक रूप से एड्रेस चेंज करने के लिए, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस प्रारूप में सारी चीज़ें भर के वहाँ पर न्यायालय में दाखिल करना होगा वह कथन नए पते के साथ, जिससे उनका नया पता परिवर्तित किया जा सके। उसके बाद है थर्ड क्लॉज, उपनियम 1 के अधीन किए गए कथन में दिए गए पते को पक्षकार का रजिस्ट्रीकृत पता कहा जाएगा। अर्थात जो भी एड्रेस लिखा गया है उसको वहाँ पे, ठीक है ना, किसी भी केस के तहत पक्षकार के, तो उसको रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा, रजिस्ट्रीकृत पता माना जाएगा। और यह जब अंतिम निर्धारण कर दिया जाता है केस का, उसके 2 वर्षों तक यही पता माना जाएगा, ठीक है ना, जो एड्रेस बताया गया था वही एड्रेस माना जाएगा 2 वर्षों तक के लिए। कब से, जब उसका अंतिम निर्धारण कर दिया जाता है किसी भी केस का। यह है आपका रूल 14A। उसके बाद है आपका रूल 15, अभिवचन का सत्यापन। अर्थात जो अभिवचन किए जाते हैं, प्लीडिंग्स किए जाते हैं, उनका सत्यापन करने की बात की गई यहाँ पर, ठीक है ना, वेरिफिकेशन से संबंधित यहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं। अर्थात जो वाद पत्र है या लिखित कथन है, उन दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा वहाँ पर। ये बताया गया है आपका रूल 14 में। अर्थात जो अटेस्टेड करवाया जाता है नोटरी के द्वारा, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद है अभिवचन का कार्ड दिया जाना। अर्थात जो स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि जो अभिवचन होते हैं उसको कार्ड देने
की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार होती है, कैसे जो अविवचन होते हैं उनको काटा जा सकता है, ये बताया गया है आपका नियम 16 में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, रूल 16 में अविवचन का काट दिया जाना न्यायालय की कार्यवाही में किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा। ठीक है, तो न्यायालय जो है वो कार्यवाही जब चल रही है न्यायालय के समक्ष तो किसी भी स्टेज पर ऐसा आदेश दे सकता है कि किसी भी अविवचन में कोई ऐसी तथ्य है, ठीक है ना, कोई ऐसी बात की गई है जिसको काट देना उचित है या फिर संशोधित कर देना उचित है। तो यहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसा आदेश कर सकता है, ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि ऐसे तथ्य को क्या किया जाए, काट दिया जाए या संशोधित कर दिया जाए। तो ऐसे कौन कौन से तथ्य होंगे जिनको संशोधित किया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो पहला है जो अनावश्यक हो, अर्थात जो ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं है उस केस में, तो वहाँ पर उसको काटा जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है। कलंकात्मक, अर्थात किसी के चरित्र पर ऐसा कलंक लगा रहा है, ठीक है ना, उससे संबंधित ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसा तथ्य है, उसको काटा जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। तुच्छ, अर्थात परेशान करने वाला है, तंग करने वाला है, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसको काटा जा सकता है या संशोधित करने का आदेश दिया जा सकता है। जो वाद के उचित विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली है या विलंब करने वाली है। अब मान लीजिए कोई ऐसा फैक्ट है जो उचित विचारण पर, जो विचारण चल रहा है, फेयर जस्टिस में प्रभाव डालती है, ठीक है ना, या फिर विलंब करती है वहाँ पर, या कोई उलझन अर्थात परेशानी डालती है, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, इसको संशोधित किया जा सकता है, काटा जा सकता है। या फिर जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ठीक है, कि कोई ऐसा तथ्य है जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है, तो वहाँ पर उसको भी संशोधन करने या काट देने की शक्ति होगी न्यायालय के पास। और यहाँ पर ये कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में किया जा सकता है, ठीक है ना, जो कार्रवाई चल रही है न्यायालय के समक्ष, तो उसमें कभी भी ऐसा आदेश दे सकता है न्यायालय जैसा वो है उचित समझे। ये तो हो गया अविवचन का काट दिया जाना। उसके बाद है अविवचनों का संशोधन, ठीक है ना, जो अमेंडमेंट किया जाएंगे प्लीडिंग्स में, अर्थात वाद पत्र या लिखित कथन के अंतर्गत। तो न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को, ठीक है ना, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, वहाँ पर किसी भी पक्षकार को कार्रवाई हो किसी भी प्रक्रम में, अर्थात किसी भी स्टेज पर अपने अविवचनों को ऐसी रीति से, ऐसे निबंधनों पर जो न्याय संगत हो परिवर्तित करने संशोधित करने की अनुमति दे सकेगा, और सभी ऐसे संशोधन किए जाएं जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। अब यहाँ पे न्यायालय क्या कर सकता है, अनुमति दे सकता है कार्यवाहियों किसी भी प्रक्रम में किसी भी पक्षकार को, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिपेंडेंट हो, कि ऐसी रीति से या ऐसी निबंधनों अर्थात ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो न्याय संगत हो, जो उचित हो, तो उसके अनुसार क्या किया जा सकता है, उस अविवचन को परिवर्तित किया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है। ऐसी अनुमति कौन दे सकता है, न्यायालय। और सभी ऐसे संशोधन किए जाएं, ऐसा भी आदेश देगा कि जो संशोधन किए जा रहे हैं तो सभी ऐसे तथ्य में किए जाएं जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्न, अर्थात जिस प्रश्न को न्यायालय को डिसाइड करना है उसके अवधारण के प्रयोजन से यदि कोई ऐसा संशोधन आवश्यक है तो वहाँ पर ऐसा संशोधन किया जाए, ये बताया गया यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि परंतु यह कि संशोधन के लिए कोई आवेदन विचारण के प्रारंभ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब ट्रायल स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, जब न्यायालय के समक्ष जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, विचारण स्टार्ट हो जाता है, उसके पहले यहाँ पर किया जा सकता है, उसकी अनुज्ञा दी जा सकती है न्यायालय के द्वारा। लेकिन विचारण प्रारंभ होने के बाद ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाता कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व मामले को नहीं उठा सका था। लेकिन यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जो पक्षकार थे वो सम्यक तत्परता के बाद भी वहाँ पे विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व ऐसे मामले को नहीं उठा सके थे, तो वहाँ पर ऐसी अनुमति दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पर विचारण प्रारंभ होने के पहले ही इसमें संशोधन करने का आवेदन किया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया आपका रूल 18। उसके बाद आता है आपका रूल 17। अब यहाँ पे आता है आपका रूल 18। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आदेश के पश्चात संशोधन करने में असफल रहना। ऊपर हमने पढ़ा कि संशोधन के लिए अनुमति देगा न्यायालय। अब यहाँ पे क्या है कि यदि ऐसी अनुमति दे दी है पक्षकारों को, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जब अनुमति दे दी है उसके बाद भी जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज हैं, चाहे प्लेंटिफ चाहे डिफेंडेंट, वहाँ पर संशोधन करने में असफल रहते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन करने की इजाज़त के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है,
अब यहाँ पे क्या है कि जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज है, आवेदन किया था किसके लिए, संशोधन करने के लिए उस अभिवचन के अंतर्गत, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अनुज्ञा प्राप्त कर ली। न्यायालय ने ऐसी इजाज़त दे दी कि हाँ आप संशोधन कर सकते हैं, और उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, परिसीमित समय के भीतर, यदि न्यायालय ने इसे टाइम ड्यूरेशन दिया है कि मान लीजिए 5 दिन के भीतर यहाँ पे क्या करें, संशोधन करें, 6 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, जो भी न्यायालय ने टाइम डिसाइड किया है उसके अंतर्गत जो पक्षकार हैं वो संशोधन नहीं कर पाते हैं। या फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि उसके द्वारा कोई समय परिसीमित नहीं किया गया, अर्थात जो न्यायालय है उसने कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है कि कितने दिन के भीतर वहाँ पे संशोधन किया जाए, तो जब ऐसा आदेश किया गया है न्यायालय के द्वारा संशोधन की, तो उस आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर यदि संशोधन नहीं किया जाता पक्षकारों के द्वारा, तो दो चीज़ें कौन सी होंगी, यदि परिसीमित समय के भीतर, अर्थात ये न्यायालय ने क्या किया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है, या फिर न्यायालय ने टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है तो आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर ये संशोधन नहीं किया जाता पक्षकारों के द्वारा, तब न्यायालय क्या करेगा, जब तक समय ना बढ़ा दिया जाए न्यायालय के द्वारा ऐसे संशोधन के लिए, तब तक परिसीमित समय के या फिर 14 दिन के समाप्त हो जाने के पश्चात उसमें संशोधन करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो यदि न्यायालय चाहे तो ऐसे समय को बढ़ा सकता है, लेकिन यदि ऐसा आदेश नहीं दिया है समय बढ़ाने का, तब यहाँ पे संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह है आपका रूल 18। आई होप आपको ऑर्डर 6 समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।